शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट KLE मलगोड़ा वाणिज्य महाविद्यालय रायबाग से। बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार भीष्म साहनी की एक लेख राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम भीष्म साहनी जी ने हर एक भाषा की समस्या के बारे में अपनी ओर से कुछ हमें अध्ययन के लिए दिए, उसमें से थोड़ा बहुत लेकर आगे के अध्ययन की तरफ हम चलेंगे। हर प्रदेश की अपनी भाषा है, लेकिन अगर किसी इलाके की भाषा उर्दू हो रहते हुए भी आप यह कहकर उसे मान्यता नहीं देना चाहते कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, तो यह आपकी अपनी सांप्रदायिकता ही है और कुछ नहीं। सांप्रदायिकता के हाथों किसी भाषा की क्या गति हो सकती है, इसकी मिसाल शायद उर्दू की स्थिति से बढ़कर और कहीं नहीं मिलेगी। उर्दू के बारे में कमाल तो यह है कि कभी कभी कहा जाता है कि यह भाषा है और कभी कहा जाता है कि यह भाषा नहीं है। आप कहते हैं तो यह वजूद में आ जाती है, आप नहीं कहते हैं तो यह गायब हो जाती है। वर्षों पहले जब भारत सरकार की ओर से भाषा संबंधी एक कमीशन बनाया गया था, तो एक वरिष्ठ हिंदी प्रेमी ने बड़े चहक कर कहा था, उर्दू का काम तो हमने तमाम कर दिया। वह बोला उर्दू में ही रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उर्दू को उन्होंने मर मिटाया था। हाजिर है वह हवा में अपनी तलवार चलाकर नहीं आए थे। कभी यह भी कहा जाता है कि उर्दू अलग से कोई भाषा नहीं है, वह मात्र अलग लिपि है। यह हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है और उनकी दो लिपियां हैं, तो आप दोनों लिपियों को मान्यता दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ लोगों ने कहना है कि इस साझी भाषा की एक ही लिपि हो सकती है, यानी सारी भाषा की एक ही लिपि हो सकती है, और वह है देवनागरी लिपि। इसके पीछे तो यही जहनियत काम कर रही है, यानी पूरा का पूरा यही काम कर रही है कि लिपि को मारो, जबान अपने आप को मर जाएगी। यानी लिपि को पहले मारो, उसके बाद जबान अपने आप मर जाएगी, ये भी कहते हैं कुछ लोग। ये एक हवा उठी थी कि उर्दू को देवनागरी में लिखना चाहिए, क्योंकि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है। इसलिए उर्दू के कवि भी स्वास्थ्य में हिंदी के ही कवि हैं। वास्तव में जो उर्दू के कवि हैं वो हिंदी के कवि ही माने जाते हैं। पर जब पाठ्य पुस्तकों छपाने लगी, यानी जब पाठ्य पुस्तक छपने लगे, तो गालिब ने कहा, मीर यानी मीरा और उर्दू के अन्य कवियों ने कहा का भी नाम नहीं था। कहीं एकाध कवि को लेकर आलों पर से मिट्टी पोछी गई, यानी जब किताबें छपने लगी तो वहाँ पर उर्दू के मशहूर साहब गालिब, मीरा और कोई एक दो को लेकर उर्दू के पुस्तकें छपाने लगी, तो लेखक कहने लगे, जब आलू ज़मीन से निकलते हैं तो उसकी मिट्टी थोड़ी बहुत उसमें लगी रहती है, तो उसे निकालने की कैसे कोशिश करते हैं, उसी प्रकार यहाँ के उर्दू के कवियों की भी परिस्थिति हो गई है, ये कहना चाहते हैं।
अगर इसके पीछे सच्चा विश्वास होता है तो कौन नहीं जानता है कि गालिब न केवल भारत के बल्कि संसार भर के चांद लगाए हैं। यदि सचमुच हमें इस साहित्य से प्रेम होता है तो उसे सुरक्षित और अधिक विकसित कर पाने के लिए उसे पूरी मान्यता दे और उस भाषा और साहित्य की परंपराओं के जीवित रख पाने के भरसक प्रयत्न करते हैं। हमारी स्थिति विडंबना यह है कि हम कभी तो उर्दू के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं और कभी केवल कागजी तौर पर उनके अस्तित्व को मान्यता देते हैं। जब कागजी मान्यता देते हैं तो उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू बोर्ड खड़ा करते हैं, लाखों करोड़ों की रकम जुटते हैं, लेकिन व्यवहार में उसके अस्तित्व को मान्यता नहीं देते। यह नीति बिल्कुल वही है कि किसी पेड़ की शाखा पत्तियों पर तो पानी छिड़को, लेकिन पेड़ की नीचे काट दो। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि उर्दू फले फूले तो यह आप ही का फर्ज भी हो जाता है कि आप स्वयं इस बात का अध्ययन करें और उसे उनके प्रदेश में बहाल करें, उसे सरकारी मान्यता मिले, स्कूलों कागज़ों और बाकायदा उर्दू पढ़ाई जाने लगे, उर्दू की शिक्षा जड़ पकड़े बढ़े। कभी अनुदानों से भी भाषाएं जीवित रह पाती हैं। यानी लेखक कहते हैं जैसे पेड़ की पत्तियों को पानी छिड़कते हैं लेकिन पेड़ के असली जड़ों को पानी नहीं देते, लेकिन उसे काट देते हैं, उसी प्रकार उर्दू की स्थिति हो गई है। कहते हैं यदि उर्दू के साथ अन्य न्याय नहीं किया जाता है तो सांप्रदायिकता के दोष से भी कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाल ही में हमारे गृह मंत्री ने टिप्पणी की है कि उर्दू आक्रमणकारियों की भाषा है। यह भाषा के सवाल को जानबूझकर संप्रदाय का रंग देना है। कौन नहीं जानता कि उर्दू का जन्म हमारे देश में हुआ था। हमारे ही देशवासियों की प्रतिभा ने उसे विकसित किया है, निखारा है। 700 बरस पहले जहाँ से आक्रमणकारी आए थे वहाँ की जबान न तब उर्दू थी न आज है, और यदि आक्रमणकारियों की जबान को आप मान्यता नहीं देना चाहते तो संस्कृत भी तो आक्रमणकारी की ही जबान थी। यह सवाल को जानबूझकर सियासी रंग देना है। किसी भाषा पर विचार करते समय न तो हम इस बात को प्राथमिक देते हैं कि उस भाषा के बोलने वाले का धर्म क्या है, और न इस बात को कि वे आक्रमणकारी है अथवा नहीं। कौन नहीं जानता कि ये आक्रमणकारी मूलतः हमारी अपनी जाति के ही लोग थे। यह ऐतराज भी उठाया जाता है कि उर्दू में भारतीय संस्कृति सी छाप न मिलकर किसी विदेशी बाहरी संस्कृति की छाप मिलती है। साकी और पैमाना की, गुल और बुलबुल की, आदि आदि। क्या यह सच नहीं है कि रेनेसां काल के सारे यूरोप के साहित्य पर यूनानी और रोमान पुराण कथाओं की भरपूर छाप पड़ी थी, जो अब इन देशों से साहित्य की अभिन्न अंग बन गई है?
क्या उससे अंग्रेजी साहित्य ही नहीं रह गया था, या अंग्रेजी भाषा नहीं रह गई थी? हमारी स्थिति की विडंबना भाषा में शुद्धता पर जोर देने में भी पाई जाती है। शुद्ध भाषा का मसला भी संप्रदाय का ही देन है। भाषा शुद्ध होनी चाहिए, मतलब कि संस्कृति निष्ठ होनी चाहिए। हिंदी भाषा में शुद्ध की मांग भी बहुत हद तक उर्दू को भी लक्ष्य करके की जाती है। उर्दू का शब्द किसी वाक्य में आ जाए तो कुछ भाई लोगों को चिढ़ होती है। अंग्रेजी का शब्द आ जाए तो इतनी चिढ़ नहीं होती, बल्कि कहीं कहीं पर तो खुशी होती है, क्योंकि इससे बौद्धिकता का, आधुनिकता का रंग आता है। हमारे देश का दुर्भाग्य यह रहा है कि हमारे शासन भाषा को कहते रहते हैं। भाषा के नाम पर लोगों को हाँका नहीं जा सकता, बुरा नहीं कहा जा सकता। मैं तो कहूँगा कि सियासत को भाषा के पीछे पीछे चलना चाहिए। भाषा के आगे आगे चलकर उसका मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। हिंदी में से उर्दू के शब्द को चुन कर निकालने का काम, हिंदी के अंदर संस्कृत के शब्द ढूंढ कर ठूसने का काम हमारे सियासतों के ही हुक्म पर हो रहा है। सिगरेट पीना मना है, काट कर अपने धूम्रपान वर्जित है, लिख दिया। यह आपने मतानुसार भाषा को चलाने की चेष्टा है, उसे हाँकने की कोशिश है, वरना आप जनजीवन में पाए जाने वाले बोलचाल की शब्दों को क्या नहीं अपनाते। भाषा का सवाल न तो स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक संतोषजनक ढंग से सुलझाया पाया है, न विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, न संस्कृति के क्षेत्र में, और न ही प्रशंसा के क्षेत्र में, क्योंकि इसे हर हाल करने में कोशिश छिपी भाषाई अंधराष्ट्रवाद अथवा संकीर्ण सांप्रदायिकता काम कर रही है। क्या कारण है कि अनेक देशों ने इसे सुशोभित से हल कर लिया है, जबकि हमारे यहाँ यह और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है, यानी गंदा होता जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड में 3 भाषाओं में सरकार का सारा काम चलता है। फ्रेंच, जर्मन और स्विस भाषाओं में, और स्विट्ज़रलैंड छोटा सा देश है। वहाँ किसी एक भाषा को आसानी से राष्ट्रभाषा घोषित किया जा सकता था और उसे ऊंचा दर्जा देकर अन्य भाषाओं को सहयोगी भाषा का दर्जा दिया जा सकता था। पर वहाँ भाषा के सवाल पर जात पात नहीं बरती जाती। हमारे यहाँ हर बात में जात पात ऊंच नीच चलती है। किसी भी समस्या को हम वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखने आंकने में असमर्थ होते जा रहे हैं। जब तक विवेकपूर्ण, तर्कसंगत, सद्भावनापूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टि से इस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की जाती, उस वक्त तक यह प्रश्न हमारी प्रगति के रास्ते से बहुत बड़ी रुकावट बनता रहेगा। इसलिए हर भाषा की किसी भी हालत में अपमान या उसे अविवेक नहीं समझना चाहिए,
क्योंकि हर भाषा अपने अपने तरीके से अपने अपनी एकता के लिए ये काम करती रहती है। मजहब के नाम से या जात पात के नाम से इसे नहीं बांटा जा सकता। इसलिए भीष्म साहनी ने इस लेख को बहुत ही विवेकपूर्ण लेख इन्होंने हमें दिया है और हमें इससे सीखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भीष्म साहनी की एक लेख राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ तक हम रुकेंगे। बचा हुआ जो कहानी है उसके बारे में अगले पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।